जब भी हम किसी बड़ी क्रांति या बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमें उसके महानायक याद आते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन खामोश स्तंभों के बारे में सोचा है जिनकी वजह से वो महानायक खड़े रह पाते हैं? आज हम यशवंत मनोहर की किताब रमाई के जरिए एक ऐसी ही नायिका रमाबाई आम्बेडकर के जीवन और उनके बलिदान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। किताब की शुरुआत ही इस समर्पण से होती है और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमें बताते हैं कि ये कहानी लेखक के लिए कितनी निजी है, कितनी पर्सनल है। ये एक जीवनी से कहीं ज्यादा एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। तो इस कहानी को हम कैसे समझेंगे? हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कहानी को कहने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर रमाई की जिंदगी के उस दुख भरे सफर को देखेंगे। उसके बाद क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, उनके वो खत जो उनके अंदर की दुनिया को दिखाते हैं, और आखिर में उनकी विरासत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस कहानी को कहने की इतनी जरूरत ही क्यों थी? यशवंत मनोहर को ऐसा क्यों लगा कि रमाबाई की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना बहुत बहुत जरूरी है? देखिए, मनोहर जी का मकसद सिर्फ एक बायोग्राफी लिखना नहीं था, मतलब सिर्फ ये बताना नहीं कि कब क्या हुआ, नहीं। वो तो सतह के नीचे जाना चाहते थे, उन महिलाओं के मन की दुनिया में, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, और सबसे बढ़कर उनके उन बलिदानों को सामने लाना चाहते थे जिन्हें इतिहास अक्सर भुला देता है। अब बात करते हैं रमाबाई की जिंदगी की। और सच तो ये है कि ये एक ऐसा सफर था जो दुखों से भरा था, ऐसे दुख जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। सोचिए, बेहद गरीबी में जन्म और बहुत छोटी उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया। यही थी रमाबाई के बचपन की हकीकत। हर एक दिन बस जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। और फिर सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई भीमराव अंबेडकर से। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक तरफ तो वो एक बहुत बड़े बदलाव का, एक क्रांति का हिस्सा बन गई, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदगी के दुख कम नहीं हुए, वो सिलसिला थमा नहीं। और ये उनके दुख की शायद सबसे दर्दनाक तस्वीर है। इसे शब्दों में कहना भी मुश्किल है। उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया और 4 को अपनी आंखों के सामने खो दिया। बस सोचकर देखिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो सवाल ये उठता है कि जब किसी की अपनी जिंदगी में इतना दुख हो तो वो इंसान एक पूरे आंदोलन की नींव कैसे बन सकता है? चलिए अब यही देखते हैं कि कैसे रमाई की अपनी ताकत डॉक्टर अंबेडकर के इतने बड़े मिशन का आधार बनी। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर हजारों मील दूर कोलंबिया और लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, पूरी दुनिया के सामने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ घर पर रमाई अपनी एक अलग ही जंग लड़ रही थी, गरीबी से, अकेलेपन से, हर दिन की अनिश्चितता से। और ये बात उस वक्त की असलियत को बिल्कुल साफ कर देती है। बाबा साहेब जो कुछ भी बाहर कर पा रहे थे, उसकी नींव रमाई के रोज के छोटे छोटे बलिदानों पर टिकी थी। वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी ताकि मिशन चलता रहे। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं था। तो जब हम उन्हें मूक स्तंभ या साइलेंट पिलर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बस चुपचाप खड़ी थी। नहीं, उनकी ताकत एक एक्टिव फोर्स थी, उतनी ही जरूरी जितनी बाबा साहेब की सोच और उनका ज्ञान इस आंदोलन के लिए जरूरी था। अब हम किताब के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है। ये वो हिस्सा है जहां यशवंत मनोहर हमें रमाई की अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, उनके खतों के जरिए, उनकी भावनाओं के जरिए। उनके बीच जो खत लिखे गए वो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। नहीं, वो एक बहुत गहरे रिश्ते का सबूत थे, एक भावनात्मक और बौद्धिक रिश्ते का। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो एक साझेदार थे, एक बहुत बड़े सपने में। 1930 का ये खत, रमा कैसी हो, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये चंद शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। एक तरफ गहरा प्यार दिखता है और दूसरी तरफ वो मीलों की दूरी और वो अकेलापन भी दिखता है जो उन्हें सहना पड़ा। ये एक ऐसा रिश्ता था जो सचमुच त्याग की आग में तपा था। और यहीं पर ये सवाल उठता है कि उस ताकत को कोई कैसे मापेगा? घर संभालना, बच्चे पालना, इतने सारे दुख सहना, और इन सब के साथ साथ दूर से ही एक क्रांति को सहारा देना। ये सिर्फ सहना नहीं था, ये एक बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना था। लेकिन
शरीर की और मन की भी एक सीमा होती है। इतने सालों का संघर्ष, इतना दुख, इसका असर रमाई की सेहत पर पड़ना ही था। और यहीं से उनकी जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक सफर शुरू हुआ। एक लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को रमाबाई का निधन हो गया। ये सिर्फ एक परिवार के लिए दुख की बात नहीं थी, ये उस पूरे आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिसकी वो खामोश रीढ़ की हड्डी थी। ऐसा लगा जैसे जिस नींव पर सब कुछ खड़ा था वही हिल गई हो। किताब में लेखक डॉक्टर आम्बेडकर के दुख को जिस तरह से बयां करते हैं वो रूह कंपा देता है। वो कहते हैं कि उनके लिए दुनिया में जैसे अंधेरा छा गया था, जहां सिर्फ एक ही शब्द बचा था, रमा। यह हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े नायक, एक राष्ट्र निर्माता, दिल से एक इंसान थे जिसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। लेकिन रमाई की कहानी सिर्फ दुख और त्याग की कहानी बनकर नहीं रह जाती। नहीं, उनकी विरासत है उनकी अटूट हिम्मत की, उनके सम्मान की। एक ऐसी ताकत की कहानी जिसने न सिर्फ एक क्रांति को मुमकिन बनाया बल्कि आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। तो रमाई की कहानी हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारे इतिहास में ऐसे और कितने मूक स्तंभ हैं? कितने ऐसे नायक और नायिकाएं हैं जिनके खामोश बलिदानों पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम उनकी अनकही कहानियों को कैसे याद रखेंगे?